तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 से 34. Twin method. DISCORDANCAN concordance. The twin method consists of a formal comparison between the resemblance between identical monozygotic MZ twins and the resemblance between fraternal dizygotic DZ twins for some trait of interest. Twin methodology makes it possible to conclude whether genetic effects impact the factor one is attempting to examine. twin method discordance and concordance. The twin method consists of a formal comparison between the resemblance between identical monozygotic twins MZ से डिनोट करते हैं एंड द रिसेम्बलेंस बिटवीन वो रिसेम्बलेंस एक दूसरे के बिटवीन पेरेंटल डायगोजेटिक twins for the same trait of interest. Twin methodological make it possible to conclude whether genetic effect impact the factor on its attempting to examine. Twins discord. ट्विन मेथड के बारे में यहाँ पर दो तरह के डिस्कॉर्डेंस और कॉन्कॉर्डेंस के बारे में बात करते हैं। तो दो तरह के ट्विन मेथड होते हैं, जैसे जो कि यहाँ पर द ट्विन मेथड कंसिस्ट ऑफ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ये जो है ना ट्विन मेथड का कंसिस्ट करता है फॉर्मल कंपेरिजन बिटवीन द रिसेम्बलेंस और एक दूसरे के मिलता है आइडेंटिकल बिटवीन आइडेंटिकल जो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है उसमें जो ट्रेट का मिलना होता है एक दूसरे के सिमिलर होता है, ऐसा इसमें देखने को मिलता है। एंड द रिसेम्बलेंस बिटवीन पैटर्नल डायजाइगोटिक ट्विंस फॉर द सेम ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक दोनों में देखने को मिलता है कि वो जो है ट्विंस में करेक्टर और ट्रेट सिमिलर होता है और ये रिजेम्बलेंस करता है। ट्विन मेथोडोलॉजिकल मेक्स इट पॉसिबल, ये जो है मेथोडोलॉजी है मेथोडोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल, ये पॉसिबल करता है तो कंक्लूड वेदर जेनेटिक इफेक्ट इम्पैक्ट द फैक्टर वन इज अटेम्प्टिंग टू एग्जामिन। जब हम लोग इसका एग्जामिन करते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ट्विन मेथोडोलॉजी के थ्रू हम लोग यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस में कुछ ट्रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और वो कैसे सिमिलर और कैसे रिसेम्बलेंस करता है उसके बारे में हम एग्जामिन करते हैं। कोऑर्डिनेंस के मीन्स जो होता है, कोऑर्डिनेंस मतलब होता है कोऑर्डिनेंस द मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सेम ट्रेट, और यहाँ पर सेम ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। बोथ मेंबर्स ऑफ द पेयर ऑफ ट्विंस, दोनों पेयर के या टू पेयर या ट्विंस जो होता है उसमें जो है ना सेम ट्रेट सेम करेक्टर हो। हाउएवर जबकि द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेयर ऑफ इंडिविजुअल विल both have a certain characteristic, कुछ ऐसे characteristics हैं given that one of the pair has the characteristic, जो उसमें दिया गया है वो pair of character है। द प्रेजेंस ऑफ ए गिवन जेनेटिक और फिनोटाइपिक ट्रेट, जो उसमें पाया जाता है प्रेजेंस ऑफ गिवन जो दिया गया जेनेटिक और फिनोटाइपिक ट्रेट या करेक्टर इन ओनली वन मेंबर ऑफ ए पेयर, और वो उस पेयर के ओनली वन मेंबर ऑफ ट्विंस में कॉल्ड डिस्कॉर्डेंस प्रोवाइड्स अ पावरफुल विंडो, ये प्रोवाइड करता है पावरफुल विंडो इनटू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स एंड सच ए ट्रेट। और इसको सिंपल वे में समझाने की मैं कोशिश करूँगा कोऑर्डिनेंस और डिस्कॉर्डेंस। वेयर इज द डिस्कॉर्डेंस, यहाँ पर ये दोनों जो है ना ये मोनोजाइगोटिक और एक डिस्कॉर्डेंस डायजाइगोटिक को शो करता है और कॉर्डेंस मोनोजाइगोटिक को शो करता है। तो यहाँ पर एक पेयर के बारे में बात करते हैं। एक पेयर का जो है दोनों ट्विंस जो है आइडेंटिकल, वो अपना करेक्टर जो है रिसेम्बलेंस करता है, जबकि यहाँ पर जो है डायगोजेटिक में एक पेयर का वन मेंबर जो है वो अपना जो भी उसका करेक्टर दिया जाता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। फिर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक ट्रेट जो ओनली वन मेंबर ऑफ ए पेयर टू इज कॉल्ड डिस्कॉर्डेंस। अगर दोनों पेयर की बात करेंगे तो कॉन्कॉर्डेंस, और सिर्फ उस पेयर के ओनली वन करेक्टर के वन मेंबर के करेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिस्कॉर्डेंस। और उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। द मेथड डर्मेटोलॉजिफिक्स इन मेडिकल जेनेटिक्स। 36. The method DERMETOGLYPHICS in medical genetics.
Dermatoglyphics is the scientific study of fingerprints. In the early development of the hand and foot, the dermal patterns begin to form at about the 13th week of prenatal life and are essentially complete by the end of the 4th month. Because the patterns remain unchanged thereafter, any abnormalities of the patterns must have had their origin before or during this time span. Thus, the dermal patterns can be indicative of prenatal pathology. तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि द मेथड ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक्स इन मेडिकल जेनेटिक्स में डर्मेटोग्लाइफिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ये जो है फिंगरप्रिंट के साइंटिफिक स्टडी को डर्मेटोग्लाइफिक्स कहते हैं। इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द हैंड, ये जो है जो पहले डेवलपमेंट हो जाता है हैंड एंड फुट, द डर्मल पैटर्न बिगन्स टू जो स्टार्ट हो जाता है टू फॉर्म एट अबाउट ऑफ 13th वीक ऑफ पेरेंटल लाइफ। प्रीनेटल लाइफ के 13th वीक में जो है ना हैंड और फुट का और डर्मल पैटर्न्स इसमें बनना शुरू हो जाता है एंड एसेंशियली कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द 4th मंथ। और ये जो कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस 4th मंथ में, बिकॉज द पैटर्न्स रिमेन अनचेंज देयर आफ्टर। ये जो है ना पैटर्न चेंज होता है देयर आफ्टर। एनी एबनॉर्मलिटीज ऑफ द पैटर्न मस्ट हैव हैड देयर ओरिजिन बिफोर और ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम्स। इस समय के साथ इसमें चेंजेज भी देखने को मिलता है। एनी एबनॉर्मलिटी, कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज होता है जिसके कारण इसके पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलता है और ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, जो भी उसका लाइफ स्पैन होता है। दस द डर्मल पैटर्न्स कैन बी इंडिकेटिव ऑफ प्रीनेटल पैथोलॉजी। जबकि यहाँ पर हम डर्मल पैटर्न्स कैन बी, ये जो है इंडिकेटिव होता है प्रीनेटल पैथोलॉजी के इंडिकेट करता है प्रीनेटल पैथोलॉजी को। डर्मल पैटर्न जो है ये इंडिकेट करता है प्रीनेटल पैथोलॉजी को। नाउ The dermatoglyphics of importance in medical genetics are fingerprints, palm prints, and prints of the hallux area of the sole. Pattern combinations and frequencies are more significant than pattern types alone as indicators of abnormal development. In Down syndrome, for example, there is no single dermal pattern that does not also occur in controls, but the combination of a number of patterns, most of which are more common in Down syndrome than in normal persons, is highly specific. Fingerprints are classified according to Galton's system as Wurz, Lunds, Arches. तब इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं द डर्मेटोग्लाइफिक्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन मेडिकल जेनेटिक्स आर फिंगरप्रिंट्स पाल। यहाँ पर जो है डर्मेटोग्लाइफिक्स जो स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट बोलते हैं, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि मेडिकल जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा फिंगरप्रिंट जो है ना सबके अलग अलग होते हैं। पाल प्रिंट्स सब जो है ना एक दूसरे के पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एंड प्रिंट्स ऑफ हेलिकल एरिया जो होता है ऑफ द सोल, ये जो है ना सभी में डिफरेंट होता है और इसका इम्पोर्टेंस है। पैटर्न कम्बिनेशन एंड फ्रीक्वेंसी आर मोर सिग्निफिकेंट द पैटर्न टाइप्स अलोन एज इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। यहाँ पर एबनॉर्मल डेवलपमेंट और इसके सभी भी जो भी पैटर्न होता है ये सब जो है एक यूनिक फीचर दर्शाता है एक ह्यूमन बींग में, ह्यूमन नहीं कोई भी क्रिएचर में। इन डाउन सिंड्रोम में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज नो सिंगल डर्मल पैटर्न। यहाँ पर जो है ना डाउन सिंड्रोम एक डिजीज है जिसमें कि सिंगल डर्मल पैटर्न तो देखने को नहीं मिलता। दैट डज नॉट आल्सो अकर इन कंट्रोल्स बट द कम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ पैटर्न। ऐसे सिंगल डर्मल पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो रखता है कंट्रोल but the combination of number of patterns most of which are more common in Down syndrome। इसमें जो है ना but the combination of a number of patterns most of which are more common in Down syndrome that in normal person is highly specific। जबकि डाउन सिंड्रोम में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो सिंगल डर्मल पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में देखें तो उसमें जो है ना एक नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है मोर कॉमन इन डाउन सिंड्रोम एंड दैट इन नॉर्मल पर्सन। जबकि नॉर्मल पर्सन इज हाईली स्पेसिफिक और most of the which are more common in Down syndrome that in normal person is highly specific। नॉर्मल इस पर्सन में देखने को मिलता है। फिंगर टिप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू
यहाँ पर जो है ना फिंगरप्रिंट्स ये भी क्लासिफाइड होते हैं, देखते हैं कैसे। More common in Down syndrome than in normal persons, is highly specific. Fingerprints are classified according to Galton's system as whorls, loops, or arches. The classification is made on the basis of the number of triadi, 2 in a whorl W, 1 in a loop L, and none in an arch A. In medical genetics, the metiglyphs can help in understanding the occurrence of genetic abnormalities without very expensive equipment. The metiglyphs are often termed the poor man's karyotype. 43 of 139. 43 of 139. तो फिंगर ट्रिप्स आर क्लासिफाइड, ये फिंगर ट्रिप्स आर क्लासिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू गर्टन सिस्टम एज हॉल्स। यहाँ पर हॉल्स के बारे में, लूप्स और आर्चेज जिसमें पाया जाता है। द क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ये क्लासिफिकेशन जो है बनता है ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ ट्राई रेडियाई, 2 इन अ हॉल, ये 2 इन अ हॉल होता है, 1 इन अ लूप होता है, एंड 1 इन अ आर्च, और ये हमें 1 इन अ आर्च देखने को मिलता है। इन मेडिकल जेनेटिक्स डर्मेटोग्राफिक्स कैन आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग द अकरेंस ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी विदाउट वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। इन मेडिकल जेनेटिक्स में डर्मेटोग्राफिक्स कैन बी, तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द अकरेंस ऑफ जेनेटिक, ये जो है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को एग्जामिन करने के लिए हमें हेल्प करता है विदाउट बिना किसी ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के। डर्मेटोग्राफ्स आर ऑफन टर्म द पुअर मैन कैरियोटाइप, और डर्मेटोग्राफिक्स को जो है ना टर्म भी दिया गया द पुअर मैन कैरियोटाइप्स। इसमें ज़्यादा यूज ना करते हुए यहाँ से डिजीज का पता भी लगाया जा सकता है, और वो भी विदाउट हायर, जैसे कि पीसीआर, तो बहुत से ऐसे जेनेटिक इक्विपमेंट हैं जो कि ये वेरी एक्सपेंसिव है। और ये फिंगरप्रिंट ऐसा माध्यम है जिसके कारण कम एक्सपेंस में जेनेटिक डिजॉर्डर के बारे में पता लगा सकते हैं ना। उसके बाद आते हैं हेरिडेटरी डिजीज डेफिनेशन क्लासिफिकेशन। हेरिडेटरी डिजीज क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। 37. Hereditary diseases, definition, classification. A hereditary disease is a disorder that can be transferred from parent to offspring, following a set method of inheritance. Hereditary diseases can be classified based on inheritance into 1. Monogenous inheritance. Monogenic inheritance refers to the kind of inheritance whereby a trait is determined by the expression of a single gene or allele, not by several genes. Monogenous inheritance can. Autosomal inheritance. It can either be recessive or dominant. हेरिडिटी डिजीज डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में। हेरिडिटी डिजीज डिजॉर्डर, ये हेरिडिटी डिजीज इज डिजॉर्डर है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ये जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग फॉलोइंग ए सेट मेथड ऑफ इनहेरिटेंस। ये हेरिडिटी डिजीज है, इज अ डिजॉर्डर, ये डिजॉर्डर है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है फॉलोइंग ए सेट मेथड ऑफ इनहेरिटेंस। और कुछ ऐसे सेट ऑफ मेथड है और इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं वो करेक्टर या ट्रेट्स ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसे बोलते हैं हेरिडिटरी। और इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हेरिडिटी डिजीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। ये जो हेरिडिटी डिजीज जो है ये क्लासिफाइड होता है, ये इसका बेसिस होता है इनहेरिटेंस के बेस्ड पर। इस पर हेरिडिटी डिजीज में कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। तो नाउ वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इनहेरिटेंस इनटू हेरिडिटरी डिजीज। 1. Monogenous inheritance. Monogenic inheritance refers to the kind of inheritance whereby a trait is determined by the expression of a single gene or allele, not by several genes. Monogenous inheritance can be autosomal inheritance. It can either be recessive or dominant. Sex chromosomal inheritance. This can be X-linked or Y-linked. 2. Polygenic inheritance. Polygenic inheritance occurs when one characteristic is controlled by 2 or more genes. Often the genes are large, small in effect. Examples of human polygenic inheritance: color, Eve color and weight. मोनोजीनस इनहेरिटेंस, यहाँ पर मोनोजीनस इनहेरिटेंस रेफर टू द काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वेयर बाय अ ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल जीन और एलील, नॉट बाय सेवरल जीन्स। मोनोजीनस इनहेरिटेंस कैन बी, यहाँ पर जो है ये सिर्फ मोनोजीनस की बात कर रहे हैं तो वन जीन वन करेक्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि एक करेक्टर एक मोनोजीन इनहेरिटेंस रेफर टू द काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वेयर बाय अ ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ
सिंगल जीन, यहाँ पर सिंगल जीन ये सबसे बहुत सिंगल जीन और एलील और नॉट बाय सेवरल जीन, ये सेवरल जीन से नहीं, ओनली वन जीन और वन एलील से ये करेक्टर जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इसी को बोला जाता है मोनोजीनस इनहेरिटेंस कैन बी। ये भी अलग दो टाइप में डिवाइडेड होता है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस और सेक्स क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। तो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस में इट कैन आइदर बी रिसेसिव और डोमिनेंट। ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस जो होता है ये आइदर कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है, और जबकि सेक्स क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस ये भी जो है दो तरह के होते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। तो फिर उसके बाद आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल जीन होता है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉली मीन्स ये होता है मैनी और जेनिक मीन्स जीन इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अकर्स व्हेन वन करेक्टर, एक करेक्टर होगा, इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स, दो या दो से अधिक जीन से कंट्रोल किया जाता है एक करेक्टर, तो इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑफन द जीन्स आर लार्ज इन क्वांटिटी, ऑफन द जीन्स, जबकि लार्ज जो है ना, लार्ज क्वांटिटी में जीन्स आर इन लार्ज क्वांटिटी बट स्मॉल इन इफेक्ट, और उसका जो है इफेक्ट होता है स्मॉल होता है। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और एग्जाम्पल इसका दिया गया, ह्यूमन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर हाइट, स्किन कलर, आई कलर एंड वेट। तो ये हमें ह्यूमन में ही देखने को मिल जाता है, हाइट, स्किन कलर, आई कलर और वेट। और यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट यानी एंटागोनिस्ट अगर बोले तो जब भी पॉलीजेनिक की बात हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पॉलीजेनिक होता है मैनी जीन, एक करेक्टर को कंट्रोल करता है। जब इसका अपोजिट होता है पीलियोट्रॉपिक, पीलियो मीन्स ये भी होता है पॉली, लेकिन ट्रॉपिक से याद रखना है कि करेक्टर ये जो है ना मैनी करेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन। तो पीलियोट्रॉपिक अगर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मैनी जीन लगे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे ना। उसके बाद आपने देख ही लिया कि यहाँ पर जो है मोनोजेनस इनहेरिटेंस है, उसके दो टाइप है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस और सेक्स क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। ऑटोजोमल के भी दो टाइप है, ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट, और सेक्स क्रोमोजोमल के भी दो टाइप है, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। और इसका दूसरा टाइप है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब जान लिए तो इसका अपोजिट भी आप जान लीजिए, प्लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस। ना उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज। The principles of the diagnosis of hereditary diseases refer to guidelines which medical personnel must follow when diagnosing such diseases. Some of them include: there should be a proper history of the proband. This will enable further research into the condition and mode of transfer. The method of inheritance should be established. This is to decide if autosomal dominant or recessive or sex-linked. Determination O. 110 Ritau. अब उसके बारे में बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हेरिडेटरी डिजीज। यहाँ पर हेरिडेटरी डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस, इसके डायग्नोसिस के जो होते हैं प्रिंसिपल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ हेरिडेटरी डिजीज, हेरिडेटरी डिजीज रेफर टू गाइडलाइंस, ये रेफर करता है गाइडलाइंस विच मेडिकल पर्सनल मस्ट फॉलो व्हेन डायग्नोजिंग सच डिजीज, और ये जो है फॉलो करता है डायग्नोजिंग करने के लिए, सच डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए। इससे चलो, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हेरिडेटरी डिजीज, द प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ हेरिडेटरी डिजीज। यहाँ पर जो है हेरिडेटरी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकता है डिजीज रेफर टू द गाइडलाइंस, ये कुछ गाइडलाइंस इसके चाहिए जो कि मेडिकल पर्सनल पर मेडिकल प्रोस्पेक्टिव से मस्ट फॉलो व्हेन डायग्नोसिंग। जब हम मेडिकल पर करते हैं तो कुछ एक क्राइटेरिया सेट करना होता है जो डायग्नोसिस सच डिजीज के डायग्नोसिस करने के लिए। सम ऑफ देम इंक्लूड, जो जिसमें कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, लॉ हैं जो कि हम देखेंगे कि इस अगर हम हेरिडिटरी डिजीज के बारे में जानेंगे तो उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। नो, देयर शुड बी देयर शुड बी टू प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द प्रोबेंट। अगर हम डिजीज के बारे में अगर किसी डिजीज के बारे में डायग्नोसिस करते हैं तो उसके प्रोबेंट के बारे में अच्छी तरह से और उसके प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। दिस विल इनेबल फर्दर रिसर्च, और देन उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं और अच्छे से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इनटू द कंडीशन एंड मोड ऑफ ट्रांसफ़र, इनटू द कंडीशन और मोड ऑफ ट्रांसफ़र में जो होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ना उसके बाद आता है द मेथड ऑफ इनहेरिटेंस वुड बी स्टेबलाइज।
यहाँ पर द मेथड ऑफ इनहेरिटेंस वुड बी स्टेबलाइज। यहाँ के जो इनहेरिटेंस है कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया मैंने बोला था, इसमें मेथड रहेंगे और कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया से स्टेबलाइज करना होगा। दिस इज टू डिसाइड, ये डिसाइड करेगा इफ डिजीज इन ऑटोजोमल डोमिनेंट और रिसेसिव, और फिर उसके बाद जो रूल और प्रिंसिपल है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है या एक्सलिंट है और या वायलेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ इनहेरिटेंस एड्स जेनेटिक काउंसलिंग, और फिर उसके बाद उसके बेसिस पर उस पेशेंट कंडीशन के बारे में जानेंगे। काउंसलिंग एंड द बेटर डिसीजन मेकिंग ऑन हाउ टू मैनेज द पेशेंट कंडीशन, और फिर उसके बाद पेशेंट कंडीशन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद क्या मेडिसिन सब लगता है उसके बारे में जानेंगे। और फिर उस पर जेनेटिक के थ्रू उस पर मेडिसिन देंगे और फिर इसके क्योर के बारे में सोचेंगे कि इसको कैसे क्योर किया जा सकता है ना। उसके बाद आते हैं कि कैरियोटाइपिंग शुड बी डन इन केस। Karyotyping should be done in cases where it is difficult to determine structural or numerical chromosomal abnormalities. Findings should be reported to relevant health authorities for records purposes and further research and investigation. 39. Chromosomal disease. Karyotyping should be done in case where it is difficult to determine structure or numerical chromosomal abnormalities. यहाँ पर कैरियोटाइपिंग के बाद अगर बात आता है तो कैरियोटाइप्स के बारे में रिलेटेड को कुछ बात करने जा रहे हैं। कैरियोटाइपिंग शुड बी डन इन केस वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। कैरियोटाइपिंग जो है शुड बी डन इन केस, ये जो है कैरियोटाइप जो है डन किया जाता है वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, और जहाँ पर डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करने में स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चर या न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के डिटरमाइन करने में अगर डिफ़िकल्टी आता है तो हम कैरियोटाइपिंग का सहारा लेते हैं। फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू रिलीवेंट हेल्थ अथॉरिटीज़। फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू रिलीवेंट हेल्थ अथॉरिटीज़ फॉर रिकॉर्ड्स पर्पज एंड फर्दर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर कुछ मेथड बनाए गए हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये सेक्स लिंक नहीं होगा तो मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं होगा तो रिसेसिव होगा। इस टाइप से एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेसिस पर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था हेरेकी समय की, वहाँ पर था ट्रेड से रिलेटेड, तो मैं उतना दूर नहीं जाता हूँ क्योंकि ये मे भी आपको याद हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि एक बुकलेट टाइप का मे भी है जो कि पहले से फर्दर रहेगा कि यहाँ पर यस इफ़ यस तो देन इस टाइप से प्रोसीड करना, नो देन दिस इज यस नो पर डिवाइड करता है, इस टाइप का कैटलॉग बना रहता है। फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू रिलीवेंट हेल्थ अथॉरिटीज़। ये जो भी आप फाइंड करेंगे उसके जो पहले से ही क्राइटेरिया है प्रिंसिपल बना हुआ, क्योंकि आप एक स्टडी करने के लिए हर एक किसी न किसी को हेल्प लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी बुक का, और कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो यूनिवर्सल आप लोगों को पहले से दिया गया है, तो ये हेल्प करेगा आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए और उसके बारे में अच्छे से क्योर की एक किस फाइलम या अगर कोई भी जेनेटिक डिजीज है तो कि किस फील्ड से बिलोंग करता है। क्रोमोसोमल डिजीज। अब नेक्स्ट हम क्रोमोसोमल डिजीज, पैथोलॉजी, इटियोलॉजी और फैक्टर क्लासिफिकेशन के बारे में, इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 39. Chromosomal disease, pathology, etiological factors. Classification. A chromosomal disorder, anomaly, aberration, or mutation is a missing, extra, or irregular portion of chromosomal DNA. It can be a numerical disorder or a pathological disorder. There are 4 main types of the genetic disorders. Abnormalities and aneuploidy of autosomes, Down syndrome, H. FD Wards SV syndrome. तो क्रोमोसोमल डिजीज, पैथोलॉजी, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ पर क्रोमोसोमल डिजीज, पैथोलॉजिकल, इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्रोमोसोमल डिजॉर्डर एनोमली, एब्रेशन और म्यूटेशन इज अ मिसिंग, एक्स्ट्रा और इरेगुलर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इट कैन बी न्यूमेरिकल डिजॉर्डर और पैथोलॉजिकल डिजॉर्डर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्रोमोसोमल डिजॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो एनोमली देखने को मिलता है, एब्रेशन और म्यूटेशन इज मिसिंग, म्यूटेशन जो मिसिंग होता है, नॉन मिसिंग सब देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा और इरेगुलर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ पर कुछ एडिशन, डिलीशन और एब्रेशन देखने को मिलेगा, देन उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट कैन बी न्यूमेरिकल, ये जो है न्यूमेरिकल डिजॉर्डर और पैथोलॉजिकल डिजॉर्डर इसको बोलते हैं।
और ये जो है 4 टाइप्स में इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो 4 तरह के ऐसे जो हैं जो कि मेन टाइप हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि न्यूमेरिकल बेसिस पर है ना। उसके बाद डिस्कस करते हैं। Abnormalities aneuploidy of autosomes, Down syndrome, Patau syndrome. Edwards syndrome. Abnormalities aneuploidy of sex chromosomes, Turner syndrome, THE. Triple X syndrome, Klinefelter syndrome, the XYY syndrome. Abnormalities chromosome aberrations of autosomes, the Cre-Du-Chat syndrome, 5p syndrome. Metabolic disorders or molecular pathology. Gene disorders. तो एबनॉर्मलिटी एनोप्लेडी ऑफ ऑटोजोम अगर होगा तो डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो पैड से याद करेंगे, डी DEP से डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एबनॉर्मलिटी एनोप्लेडी को देखने को मिलता है। एबनॉर्मलिटी एनोप्लेडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ऑटोजोम के लिए तो हमने देख लिया डीप डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाओ सिंड्रोम। उसके बाद हम लोग एनोप्लेडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, तो इसमें टर्नर सिंड्रोम है, द ट्रिपल एक्स क्रोमो सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, एंड द XYY सिंड्रोम जो सुपर मेल का है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब जो है ये आ जाता है एनोप्लेडी में। तो टी क्ला और ये XXY तो टेक से टर्नर सिंड्रोम और ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो गया। ट्रिपल एक्स तो सुपर फीमेल हो गया। टेक्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, द XXY, और जो है ये सुपर मेल सिंड्रोम हो गया। ये आप याद कर लेना इतना। तो एबनॉर्मलिटी सिंड्रोम, एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम एब्रेशन ऑफ ऑटोजोम्स, द क्रे-डू-चैट सिंड्रोम, 5p सिंड्रोम। तो यहाँ पर है एब्रेशन के बेसिस पर क्रे-डू-चैट सिंड्रोम रहेगा, 5p सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। देन उसके बाद जीन डिजॉर्डर के बेसिस पर हमें देखने को मिलता है जीन डिजॉर्डर, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, फ्लैन कीटोनुरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, टेक्सास डिजीज, हेमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हमें को देखने को मिलता है जेनेटिक डिजॉर्डर में। सबसे पहले ये हम देखते हैं फिनाइल के मेटाबॉलिक डिजॉर्डर और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के बेसिस पर फिनाइल कीटोनुरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, टेक्सास डिजीज, हेमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है ना। उसके बाद डाउन सिंड्रोम, साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म, फिनोटाइप, डायग्नोस्टिक मेथड, डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे ना। डाउन सिंड्रोम 40. Down syndrome, cytogenetic mechanisms, phenotype, diagnostic methods. Cytogenetic mechanism, there is a trisomy of chromosome 2147, XY plus 2147, XX plus 21. तो हम इसके बाद बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम, साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म इसके कैसे हैं, फेनोटाइप और डायग्नोस्टिक मेथड। यहाँ पर साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म ये ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी जहाँ 20N होगा 47X, यानी कि यहाँ पर 47 और XY हुआ तो हमें देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम। उसके बाद तो 21 प्लस और 47 अगर हो तो फिर 20 या XX प्लस 21 प्लस ऐसा अगर देखने को मिले तो हम देखेंगे 42 ये डाउन सिंड्रोम का, ये सब मतलब इस टाइप का अगर है 21 और 47 XY कोमा प्लस 41 और 47 और XX प्लस 21, then this is the example of Down syndrome. Now what is the physical appearance of phenotype and diagnostic chromosome mapping of karyotyping. Now इसके बाद यहाँ पर डिस्कस करते हैं। Phenotype asterisk most common autosomal trisomy mental retardation short stature. Hypotonia depressed nasal bridge, upslanting palpebral fissures, epicondyle fold. Congenital heart defects in approximately 40% of cases increased risk of acute lymphoblastic leukemia Alzheimer disease by 5th or 6th decade amyloid. Precursor protein, AP gene on chromosome 21 reduced fertility. तो यहाँ पर फिनोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं तो और डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में भी बात कर लेंगे तो दोनों। तो यहाँ पर सबसे पहले फिनोटाइप मोस्ट कॉमन ऑटोजोमल ट्राइसोमी, ये जो है मोस्ट कॉमन ऑटोजोमल ट्राइसोमी देखने को मिलता है। मेंटल रिटार्डेशन होगा, शॉर्ट स्टेचर, हाइपोटोनिया, डिप्रेस नेजल ब्रिज, अपस्लेटिंग
पेब्रल फिशर पालपेब्रल फिशर देखने को मिलता है। एपिसेंट्रल फॉल्ट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स इन अप्रॉक्सिमेटली 40% ऑफ केसेस देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में। इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इंक्रीज अल्जाइमर डिजीज ऑफ बाय 5th और 6th डिकेड, अल्जाइमर डिजीज 5th और 6th डिकेड। एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन एमाइलॉइड एपीपी कॉन्जेनाइटल डिजीज भी देखने को मिलता है यहाँ पर। एपीपी जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 21 रिड्यूज फर्टिलिटी, और ये फर्टिलिटी भी रिड्यूस करता है। और यहाँ पर डायग्नोस्टिक मेथड या क्रोमोसोम मैपिंग और कैरियोटाइपिंग इसका मतलब है कि इससे ये डिटेक्ट किया जाता है। नौ यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि 47 बोल सकता है 47, और यहाँ पर आपको अगर 44 प्लस एक्स अगर 100 हो तो इसमें जो है आपको ये डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल है। और यहाँ पर इस टाइप में से 47 बोल सकता है, 21 अंडर ब्रैकेट 47 XY बोल सकता है। वहाँ पर अगर ये सॉरी यहाँ पर 2x होगा, 45 XY अगर देखने को मिलता है 47 और XY 21 अंडर ब्रैकेट 47 XY, दिस इज द एग्जाम्पल। या for प्लस 21 और 47 XX प्लस 21 अगर देखने को ये फ्रिक्वेंटली आपको ध्यान में रहना चाहिए साइटोजेनिक मैकेनिज्म। और उसके बाद हम चलते हैं पटाउ सिंड्रोम जो कि 13 क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है। क्रोमोसोम जबकि यहाँ पर हम अगर बात करें तो ये 21 नंबर क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम, और जबकि 30 नंबर पर पटाउ सिंड्रोम देखने को मिलता है। PATAU syndrome, cytogenetic mechanisms. Diagnostic methods. Cytogenetic mechanism, there is a trisomy of chromosome 1347, XXXY plus 13. 41. PATAU syndrome, cytogenetic mechanisms, phenotype. Diagnostic methods. Cytogenetic mechanism, there is a trisomy of chromosome 1347, XXXY plus 13. Phenotype, polydactyly, extra fingers and toes, cleft lip, palate. Microphthalmia, small eyes, microcephaly, mental retardation, cardiac and renal defects, very poor prognosis. Diagnostic methods, chromosome mapping and karyotyping. तो पटाउ सिंड्रोम के बाद में मैं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है पटाउ सिंड्रोम जो है वो 13 नंबर क्रोमोसोम पर होता है। साइटोजेनिक मैकेनिज्म, फिनोटाइप, डायग्नोस्टिक मेथड। साइटोजेनिक मैकेनिज्म देयर इज अ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13 क्रोमोसोम में जैसे ये 47 और 47 XX और 4 या XY दिया जाए और प्लस 13 अगर 100 हो तो ये इसका कैरियोटाइपिंग है। ये ट्राइसोमी अगर इस टाइप का शो हो तो आप देख लेना ये शो करेगा पटाउ सिंड्रोम को। ये एग्जांपल अगर आप उस किसी क्वेश्चन में आ जाए कि 40 पटाउ सिंड्रोम और इस टाइप से यहाँ पर दिया रहेगा 47 XX और XY प्लस 13, देन तो आपको याद रखना है कि ये पटाउ सिंड्रोम से रिलेटेड है, इसका साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म है। ये ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम है ये 13। तो अब इसका फिनोटाइपिक के पॉलीडेक्टली आपको दिख रहा है, एक्स्ट्रा फिंगर ऑन एंड टॉयज, तो पॉलीडेक्टली आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा फिंगर एंड टॉय। क्लेफ्ट लिप प्लेट आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोपेथलीमिया, स्मॉल आइज आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन भी आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोसेफेली यानी कि इसका सेफेली यानी कि हेड इसका छोटा होगा। कार्डियक एंड रेनल डिफेक्ट आपको देखने को होगा। वेरी पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक मेथड, इसको डायग्नोस्टिक मेथड वैसे सेम मेथड है, क्रोमोसोमल मैपिंग एंड कैरियोटाइपिंग इसका मेथड है जिससे इसको डिटेक्ट किया जाएगा और इसको क्योर भी किया जाएगा ना। उसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक क्रोमोसोम मैपिंग और कैरियोटाइपिंग मेथड था एडवर्ड पटाउ सिंड्रोम का। देन उसके बाद एडवर्ड और 18 से रिलेटेड कर सकते हैं आप। यहाँ पर है एडवर्ड सिंड्रोम और एडवर्ड में भी ई और 42. में भी ई। Edwards syndrome, cytogenetic mechanisms, PATNOTYPP. Diagnostic methods.
Cytogenetic mechanism. There is a trisomy of chromosome 18, 47, XXXY plus 18. Phenotype. Clenched fist with overlapping fingers and word turning. Rocker. Bottom. Feet congenital heart defect slow set ears. Micrognathia small lower. Joe. Mental retardation very poor prognosis. आप जो भी ले लो, अभी आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा जो कि 21 ट्राइसोमी था, जबकि पटाओ था 13 ट्राइसोमी था, और एडवर्ड सिंड्रोम आप ले रहे हो तो 18 है, और सब में आप यहाँ तक देख रहे हो कि सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। तो 18+ अगर ऐसे सारे हैं तो 18+, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एडवर्ड्स में भी ई है और 18 में भी ई है, तो दोनों इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि 18 पर अगर हो +18 हो तो उसके एडवर्ड्स सिंड्रोम का एग्जांपल है। साइटोजेनिक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिनोटाइप, डायग्नोस्टिक और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। साइटोजेनिक मैकेनिज्म में मैंने बता ही दिया, देयर इज ए ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम। ये ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 18 क्रोमोसोम पर होता है 47 और कोमा XX और XY +18। और उसके बाद फिनोटाइपिक के बारे में बात करते हैं। क्लेंच फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर, यहाँ पर क्लेन फिस्ट होगा कि अभी जो है ना सभी फिंगर्स जो है ना एक दूसरे से जुड़े होंगे, और एडवर्ड सिंड्रोम का ये इनवर्ट टर्निंग, और ये इनवर्ट टर्निंग होगा। और रोकर बॉटम देखने को मिलेगा। फीट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। लॉस सेट ईयर्स, माइक्रोगेंथिया स्मॉल लोअर जो देखने को मिलता है। मेंटल रिटार्डेशन वेरी पुअर प्रोग्नोसिस देखने को भी मिलता है। डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं वही है, क्रोमोसोम मैपिंग है और कैरियोटाइपिंग से हम इसके डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है क्राइडुचेट सिंड्रोम या साइटोजेनिक मैकेनिज्म, फिनोटाइप एंड डायग्नोस्टिक मेथड इसका भी सेम ही है शायद। देख लेते हैं क्राइडुचेट सिंड्रोम, कैरियोटाइपिंग और लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो है ना अब कुछ चेंज हुआ है, जो कि वहाँ पर तीनों में क्राइडुचेट सिंड्रोम में देख लिया। अब इसके बाद जो है ना इसके क्रोमोसोम में आपने देखा कि कुछ चेंज आ रहा है। Cytogenetic mechanism. The karyotype formula is 46, XX, 5p of 46, XY, 5p. There is deletion of the short arm of chromosome 5. Phenotype. Such patients have a small head. Low set malformed ears. Abnormalities of the heart and viscera. 47 of 139. Mentally retarded. Abnormal development of the glottis and larynx results in the most. तो क्राइडुचेट सिंड्रोम जो है ये बच्चे के जिससे आवाज़ निकलता है पर्सन का। तो फिर इसके बाद इसका साइटोजेनिक मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। द कैरियोटाइप फार्मूला इज 46 एक्सेस होता है, जबकि यहाँ पर आपने देखा कि डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम में सभी में 47 था, और जो भी था डाउन सिंड्रोम में वो 21 था, जबकि पटाओ में 30 एंड एडवर्ड में 18 था। और या इसके बाद हम लोगों ने क्राइडो सिंड्रोम देखा जिसमें कि 5p आ गया और 46 एक क्रोमोसोम नंबर भी कम हो गया। तो 46 XY और 46 XX और 5p अगर जहाँ पर भी रहे तो आप समझ लीजिए कि ये ये क्राइडुचेट सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जो है डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है डिलीशन हुआ है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। देन उसके बाद फिनोटाइपिक, इसका फिनोटाइपिक अपीयरेंस कैसा होगा। सच पेशेंट्स है स्मॉल हेड, यहाँ पर तो क्राइडुचेट में जो है ना उसका हेड जो है ना स्मॉल होगा। माइक्रोसेफेली देखने को मिलेगा। लॉ सेट मालफॉर्म्ड ईयर होगा। एबनॉर्मलिटी ऑफ द हार्ट एंड विसरल, यहाँ का हार्ट और एबनॉर्मलिटी होगा हार्ट एंड विसरल में आपको देखने को, हार्ट और विसरल में आपको एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता। मेंटली रिटार्ड होगा, जैसा कि आपने उसमें भी देखा था डाउन सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम सब में भी जो है मेंटली रिटार्ड होता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें सभी में मेंटली रिटार्ड होता है, कुछ ना कुछ सभी में डिफरेंसेस होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोटिस एंड लैरिंक्स result in the most characteristic symptom the infant's cry resemblance that of a cat। और यहाँ पर जो बच्चे जब आवाज़ करते हैं वो बिल्ली के जैसे आवाज़ करते हैं, तो ऐसा क्राइडुचेट सिंड्रोम में होता है। 5 क्रोमोसोम से रिलेटेड है। यहाँ पर 46 होता है, 46 XX होगा, 46 XY और 5p नेगेटिव यहाँ पर डिलीशन हुआ है, इसी के लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगा। जबकि आपने एडिशन का पहले देख लिया, और डायग्नोस्टिक मेथड तो यहाँ पर कैरियोटाइपिंग होता है आपने देख लिया। फिर उसके बाद हम आते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम।
44. Syndrome, cytogenetic mechanisms. KLINEFELTER. Phenotype, diagnostic methods. Cytogenetic mechanism, 47, XXY. The phenotype is male but bar bodies are present. Phenotype, male phenotype. Small testes and hyalinization of the seminiferous tubules. Gynecomastia may appear. इस समय आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ना ही डिलीशन है। यहाँ पर जो है सिर्फ एक एक्स एक्स्ट्रा है, 47 है, एक्स एक्स वाई। तो इस टाइप से आपको इसको डिनोट रखना है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, साइटोजेनिक मैकेनिज्म, फिनोटाइप, डायग्नोस्टिक मेथड, साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म। द फिनोटाइप इज मेल बट बार बॉडीज आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो है इसमें बार बॉडीज होगा, अगर दो एक्स है तो अगर एक एक्स्ट्रा एक्स होगा तो यानी कि इसमें 1 बार बॉडीज पाया जाता है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं द फिनोटाइप इज मेल बट बार बॉडीज आर प्रेजेंट। जो फिनोटाइप इज तो मेल होगा ही इसमें, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा बार बॉडीज पाया जाता है फिनोटाइप। और इसका क्रोमो जो यहाँ पर साइटोजेनिक मैकेनिज्म जो होगा 47 और कोमा XXY देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मेल फिनोटाइप, यहाँ पर जो फिनोटाइप करेक्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेल फिनोटाइप होगा स्मॉल टेस्ट एंड हेलिनाइजेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखने को मिले। गायनेकोमेस्टिया में अपीयर मेल का साइज बड़ा होगा क्योंकि XX है, और फीमेल लाइक उसमें सिम्टम देखने को मिलेगा गायनेकोमेस्टिया, यानी कि उसमें उसके चेस्ट थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं। मेनी पेशेंट्स आर टॉल एंड इनक्वाइड। बहुत से पेशेंट टॉल होता है, इनक्वाइड होता है। स्टाइल होंगे, ये स्टाइल होगा यानी कि फर्टाइल नहीं होगा ये, मतलब प्रोजेनी मतलब इसके स्पर्म जो है फर्टाइल नहीं होंगे, और जिससे ये जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अबाउट 15% ऑफ क्लाइनफेंटर मेल्स आर मोजेक्स। और बहुत से जो है मतलब 15% जो क्लाइनफेंटर मेल्स होता है वो मोजेक्स बोलते हैं, उसको मोजेक्स होता है। डायग्नोस्टिक मेथड कैरियोटाइपिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ बार बॉडी, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार बॉडी पहली बार अपीयर हुआ है, और यहाँ पर 47 के साथ XXY देखने को मिला है। यहाँ पर डिलीशन और एडिशन कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स होने के कारण यहाँ पर बार बॉडी शो दिख रहा है। इसमें जो है इनक्वाइड मीन्स होता है स्टाइल मतलब कि वो जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मोजाइक्स, यहाँ पर जो बॉडी होगा वो मोजाइक सिम्टम इसमें देखने को मिलेगा ना। उसके बाद यहाँ पर कैरियोटाइपिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ बार बॉडीज ना। उसके बाद हम टर्नर सिंड्रोम की ओर चलते हैं। Turner syndrome, cytogenetic mechanisms, phenotype. Diagnostic methods. Cytogenetic mechanism, there is a monosomy of trisomy X45, XO. Phenotype, dot. The phenotype is female. Present but not developed ovaries. Short stature, 48 of 139. Webbing of the neck, 42, 4. तो अब हम टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। टर्नर साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म और फिनोटाइपिक डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म देयर इज मोनोसोमी ऑफ ट्राइसोमी, ये इंपॉर्टेंट बात है, मोनोसोमी ऑफ ट्राइसोमी। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 और XO यानी कि सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर बार बॉडीज होने का संभावना ही नहीं होता है। फिनोटाइप इसमें फिनोटाइप इज फीमेल होगा क्योंकि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है नहीं, और एक्स भी नहीं, सिर्फ ओनली एक्स है, और ये एक्सेप्शन ही है। तो यहाँ पर ये फीमेल होगा। द फिनोटाइप इज फीमेल है, प्रेजेंट बट नॉट डेवलप्ड ओवरीज, ये प्रेजेंट क्योंकि इसमें डबल एक्स नहीं है, इसी के लिए ये ओवरीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। शॉर्ट स्ट्रेचर, इसका शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। वेबिंग ऑफ द नेक देखने को मिलेगा ना। उसके बाद केविटस वॉल्गस रीडिंग करेंगे एंगल एट द एल्बो भी हमें देखने को मिलेगा। लो हेयर लाइन एट द नेप ऑफ द नेक, लो हेयर लाइन नेप ऑफ द नेक हमें देखने को मिला। वाइड आइज विद ब्रॉडली स्पेस्ड निपल्स हमें देखने को मिलेगा। लिम्फेडेमा ऑफ द फीट टुगेदर विद नेक वेबिंग हमें देखने को मिलेगा ना। उसके बाद इसके डायग्नोस्टिक, तो इसमें भी बार बॉडी एग्जाम, डायग्नोस्टिक कैरियोटाइपिंग एंड बार बॉडी एग्जामिनेशन,
यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन बार बॉडी एग्जामिनेशन इसमें हो सकता है। अगर बार बॉडी इसमें है ही नहीं तो इससे भी इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम, अगर बार बॉडी नहीं है तो टर्नर सिंड्रोम, अगर वन बार बॉडी है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। XXY 47 होता है, XXY तो वहाँ पर वन बार बॉडी पाया जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम को साइटोजेनेटिक्स मैकेनिज्म फिनोटाइप डायग्नोस्टिक मेथड XXY सिंड्रोम साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म फिनोटाइपिक जेनोटाइप डायग्नोस्टिक मेथड तो XXX सिंड्रोम। इस देखते हैं XXX सिंड्रोम के बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा, Cytogenetic mechanism, presence of an extra X chromosome in each cell of a human female. Karyotype formula is 47XXX. Phenotype, abnormal sexual development. Small head microcephaly. Epicondyle folds. Deficiencies in speech development and verbal IQ are common. Dot. Tall and thin. Dot. Dyslexia. They may be fertile. They have weak muscular tone. Diagnostic methods, examination not by body, karyotyping. 49 of 139. बार बॉडी एग्जामिनेशन तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था, लेकिन इससे जो है ना यहाँ पर स्पेशल फीचर नहीं होगा कि बार बॉडी की वजह से हम बता सकते हैं कि ये टर्नर सिंड्रोम है, ये क्या है। तो ये डायग्नोस्टिक का अलग क्राइटेरिया होगा, लेकिन हम आगे पढ़ने वाले हैं एक्स सिंड्रोम। लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंशियस होता है, उस बेसिस पर हम इसे पता करें कि कौन कौन सा एक्स सिंड्रोम है, कौन कौन XXY है, कौन क्लाइनफेल्टर है, कौन टर्नर सिंड्रोम है ना। उसके बाद साइटोजेनेटिक मैकेनिज्म प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, उस पर जो है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन फीमेल, और प्रत्येक सेल में जो है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा। कैरियोटाइप फार्मूला जो आपको देखने को मिलेगा वो 47XXX, इसको सुपर फीमेल भी बोलते हैं। फिनोटाइप एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें जो सेक्सुअल डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगा। स्मॉल हेड माइक्रोसेफेली, स्मॉल हेड होगा। माइक्रोसेफेली जिसको बोलते हैं एपिसेंथल फॉल्स है, एपिगैंथल फॉल्स इसमें देखने को मिलेगा। डेफिशिएंसीज इन स्पीच डेवलपमेंट एंड वर्बल IQ आर कॉमन, इसमें जो है ना आपको देखने को मिल सकता है डिफिशिएंसी स्पीच डेवलपमेंट एंड वर्बल IQ और कॉमन हो जाएगा। टॉल एंड थिन होगा ये, और लंबा तो हो लेकिन पतला होगा। डिसलेक्सिया आपको देखने को मिलता है। दे मे बी फर्टाइल, ये मे बी फर्टाइल हो सकता है। दे हैव वीक मस्कुलर टोन, और इसके जो है वीक मस्कुलर टोन होगा क्योंकि ये सुपर फीमेल जैसा है। नो डायग्नोस्टिक मेथड एग्जामिनेशन बार बॉडी कैरियोटाइपिंग, और यहाँ पर जो भी है सब जो बार बॉडी के हिसाब से ही ये सबको डायग्नोस्टिक और कैरियोटाइपिंग इसका एग्जाम्पल। नो XYY सिंड्रोम, XYY सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। Medical biology oral question.pdf read only. Edit in Word. Find. Full screen. Cytogenetic mechanism, presence of an extra X chromosome in each cell of a human male. Karyotype formula is 47XYY. Phenotype, tall, fertile, lower intelligence, much more aggressive than normal. तो यहाँ पर Y आ गया है, तो फिर इसके बाद XYY क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। साइटोजेनिक मैकेनिज्म प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन सेल ऑफ ए ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल में जो है उसमें Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, X नहीं। Y क्रोमोसोम प्रेजेंस ऑफ एन Y क्रोमोसोम इन ए सेल ऑफ ए ह्यूमन मेल। कैरियोटाइपिंग फार्मूला जो 47XYY। फिनोटाइप ये टॉल होगा, फर्टाइल होगा, लोअर इंटेलिजेंस इसमें होगा, मच मोर एग्रेसिव दैन नॉर्मल। तो ये आपको देख सकता है खली जो है जो वर्ल्ड कुश्ती सब में जो कुश्ती चैम्पियनशिप है तो उस सब में जो है ये यही डिजीज उसमें पाया जाता है। एग्रेसिव है, नॉर्मल पर्सन से वो ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। और उसके बाद साइटोजेनेटिक मेथड ऑफ जेनेटिक्स कैरियोटाइपिंग एंड डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोटिन। अब सेक्स क्रोमोटिन कैसे डिटरमाइन करते हैं फिर उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 47. The cytogenetic method of genetics, KARYOTYPING and determining of sex chromatin. Karyotyping, a process by which cytogeneticists take photographs of chromosomes in order to determine the chromosome's complement number and structure of a
Person. Examination of bar body. It is a screening test done on phenotypic women or people with ambiguous genitalia to determine chromosomal constitution. यहाँ पर अब बात कर रहे हैं क्रियोटाइपिंग a process by which cytogenetics टेक फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ लेता है क्रोमोजोम ऑफ क्रोमोजोम का इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द, और ये इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्रोमोजोम कम्प्लीमेंट, और ये एक इन ऑर्डर क्रोमोजोम के कम्प्लीमेंट को डिटरमाइन करने के लिए इस टाइप का एक फोटोग्राफ एक फ्रेम पर तैयार किया जाता है। नंबर एंड स्ट्रक्चर कम्प्लीमेंट जो होता है वो नंबर एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर होता है ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का। कैरियोटाइपिंग क्या किया जाता है, ये क्रोमोसोम का फोटोग्राफी करता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड स्ट्रक्चर। इसको एक अरेंजमेंट में इसको अरेंज किया जाता है, नंबर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसमें अरेंजमेंट बनाया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ बार बॉडी कैसे, अगर कोई भी साइटोजेनेटिक मेथड ऑफ जेनेटिक्स के रूप में डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम के लिए दो चीज़ें होता है, कैरियोटाइपिंग और एग्जामिनेशन ऑफ बार बॉडी। इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम, ये जो है बार बॉडी का स्क्रीनिंग टेस्ट है डन ऑन फिनोटाइपिक, ये जो होता है ये फिनोटाइपिक स्क्रीनिंग टेस्ट डन बाय ऑन फिनोटाइपिक वुमन और people with ambiguous genitalia to determine chromosomal constitution, ambiguous genitalia to determine chromosomal constitution। ये जो है बार बॉडी हमें जो है ना इसके फिनोटाइपिक एपियरेंस से ही अधिकतर दिख जाता है, फिर अगर नहीं तो ambiguous genitalia to determine chromosomal constitution, और अगर नहीं तो फिर इसके लिए क्रोमोसोम के बेसिस पर हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद क्रोमोसोम मैपिंग, इट इज ऑटोजोमल डीएनए टेस्ट, ये जो है ऑटोजोमल डीएनए टेस्ट है विच अलाउज दैट टेस्टी टू डिटरमाइन विच डीएनए सेगमेंट कम फ्रॉम विच एंसेस्टर। तो यहाँ पर क्रोमोसोम मैपिंग से हमें ये पता चलता है कि कौन सा डीएनए सेगमेंट जो है एंसेस्टर से प्रोजेनी में आया है। दैन उसके बाद बायोकेमिकल मेथड ऑफ जेनेटिक्स, स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न्स, ये बायोकेमिकल मेथड ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो है स्क्रीनिंग नो 48. The biochemical method of genetics. Screening of newborns. Biochemical methods are used to identify the individual biochemical phenotype. They are widely used to search for new mutant alleles. The methods are applied to the main chemical compounds of genetics, notably DNA, RNA, and protein. These techniques are used to determine the activities of genes within cells and to analyze substrates and products of gene-controlled reactions. Some examples are urinalysis, blood analysis. तो फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे द बायोकेमिकल मेथड ऑफ जेनेटिक्स, स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न्स। बायोकेमिकल मेथड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स बायोकेमिकल फिनोटाइप। बायोकेमिकल मेथड आर यूज टू आइडेंटिफाई, ये जो है यूज करता है आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल बायोकेमिकल फिनोटाइप, इंडिविजुअल बायोकेमिकल फिनोटाइप को ये आइडेंटिफाई करता है। दे आर वाइडली यूज टू सर्च फॉर न्यू म्यूटेंट एलिट, ये जो है वाइडली यूज किया जाता है म्यूटेंट एलिट को सर्च करने के लिए। द मेथड आर अप्लाइड टू द मेन केमिकल कंपाउंड्स, ये द मेथड्स आर अप्लाइड टू द मेन केमिकल कंपाउंड्स ऑफ जेनेटिक्स, ये मेथड जो है अप्लाइड किया जाता है द मेन केमिकल कंपाउंड्स ऑफ जेनेटिक्स पर, ये मेथड जो अप्लाई किया जाता है केमिकल कंपाउंड्स ऑफ जेनेटिक्स पर, नोटेबली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। जैसा कि आप देख रहे हैं डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक्स कंपाउंड्स उस पर ये अप्लाई किया जाता है। दिस टेक्निक्स आर यूज टू डिटरमाइन द एक्टिविटीज ऑफ जीन्स विद इन द सेल एंड टू एनालाइज सबस्ट्रेट, और दीज आर यूज टू डिटरमाइन, ये जो है यूज किया जाता है डिटरमाइन एक्टिविटीज ऑफ जीन्स, एक्टिविटी जीन्स के सेल में क्या उसका फंक्शन है और ये कैसे वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पर एनालाइज within the genes within the cells and to analyze substrate and product of genes control reaction, और ये control within cells and to analyze substrate and products of gene control reaction, कैसे जीन कंट्रोल करता है उसका एक्शन सब यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। समझ एग्जांपल जो है यूरिन एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस और ब्लड एनालिसिस। स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न क्या होता है, ये एग्जांपल आपने देख लिया कि इस टाइप से काम करता है जो कि बायोकेमिकल मेथड ऑफ जेनेटिक्स, स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न। ना उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ेंगे। Screening of newborn. During the past 2 decades, techniques have been
Developed for examining a fetus or developing human after 3 months of pregnancy. Using these techniques, doctors can determine whether a fetus has certain abnormal conditions. तो हम यहाँ पर स्क्रीन ऑफ न्यूबॉर्न में देखेंगे ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स टेक्निक हैव बीन ये टेक्निक जो डेवलप किया जाता है एग्जामिन फीटस के एग्जामिनेशन के लिए डेवलपिंग ह्यूमन में आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 3 मंथ के प्रेगनेंसी के दौरान ये हमें स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न प्रोसेस कंडक्ट करते हैं टीचिंग दी टेक्निक इस टेक्निक में डॉक्टर जो है डिटरमाइन करता है वेदर द फीटस है सर्टेन एबनॉर्मल कंडीशन ये देखता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं हो रहा है तो और इसको ये जो है इसको बोल सकते हैं इम्यूनिटी फ्लूइड लेकर के जेनेटिक स्टडी करते हैं और ये इसी टाइप के स्टडी को स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न में भी बोलता है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो कि अल्ट्रासाउंड और फेटोस्कोपी भी बोलते हैं ना। उसके बाद हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड और फिर फेटोस्कोपी। Ultrasound and fetoscopy. In ultrasound, high frequency sound waves are reflected off the fetus. Special equipment translates these waves into a picture on a screen. An image resulting from an ultrasound scan. Ultrasound shows the size and position of a fetus and can also show certain structural abnormalities. In fetoscopy, a slender tube with a light on the end is inserted into the womb. The fetus is viewed directly. Blood and cell samples can be taken during fetoscopy and analyzed for genetic abnormalities. तो अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड फेटोस्कोपी अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड या फेटोस्कोपी इन अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव आर रिफ्लेक्टेड इसमें हाई साउंड वेव जो है रिफ्लेक्टेड ऑन द फीटस पर जो ये हाई साउंड फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड होता है। स्पेशल इक्विपमेंट ट्रांसलेट दिस वेव इनटू अ पिक्चर और ऐसा एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो कि पिक्चर को जो है ना पिक्चर साउंड को जो है पिक्चर के रूप में ट्रांसलेट करता है। एन इमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन अल्ट्रासाउंड स्कैन और ये जो इमेज बनाता है ये अल्ट्रासाउंड स्कैन करता है। अल्ट्रासाउंड शोज द साइज एंड पोजीशन ऑफ फीटस ये अल्ट्रासाउंड जो है उसे शो करता है उसका साइज और पोजीशन बताता है। एंड कैन आल्सो शो सर्टेन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज और ये शो करता है आल्सो सर्टेन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज भी दिखाते हैं। In fetoscopy, a cylinder tube, a light on the end is inserted into the womb. In fetoscopy, a cylinder tube with a light on the end is inserted into the womb. और जो है फिटोस्कोपी में ऐसा होता है कि सिलेंडर विद अ लाइट वो लाइट के साथ ऑन द एंड इज इंसर्टेड इनटू द वम और ये वम में ये सिलेंडर ट्यूब होता है जिसमें कि लाइट होता है वो इंसर्टेड किया जाता है। द फीटस इज व्यू डायरेक्टली और जो जिससे कि फीटस जो है ना डायरेक्टली देखा जा सकता है। ब्लड एंड सेल सैंपल्स कैन बी टेकन ड्यूरिंग फिटोस्कोपी और ब्लड एंड सेल सैंपल जो है कैन बी टेकन ये लिया जाता है ड्यूरिंग फिटोस्कोपी एंड एनालाइज फॉर जेनेटिक और एनालाइज किया जाता है जेनेटिक इनोरिटीज है या नहीं बच्चों में या फीटस में ना। उसके बाद एमनियोसेंटेसिस एंड क्रॉनिक विलस सैंपलिंग एमनियोसेंटेसिस OJ. Analyze for genetic abnormalities. Amniocentesis and chorionic villus sampling. Amniocentesis allows for discovering of gene and chromosome disorders. In this technique, a small ammo of the fluid surrounding the fetus is carefully removed with a needle through. एमनियोसेंटेसिस के बात कर रहे हैं। एमनियोसेंटेसिस एंड क्रॉनिक विलस सैंपलिंग एमनियोसेंटेसिस allows for the discovering of gene and chromosome disorder. In this technique, a small amount of fluid surrounding the fetus is carefully removed with a needle through the pregnant woman abdomen. Pregnant woman's abdomen. The fluid contains cells shed by the developing fetus. These cells can be grown in a sterile container until there are enough of them to prepare a karyotype. Amniocentesis is performed routinely on pregnant women who are over 35. These women have a higher risk of having a child with Down syndrome. Amniocentesis cannot be performed until the 4th or 5th month of pregnancy. Chorionic villus sampling, or CVS, provides much of the same information as amniocentesis. In CVS, a small piece of one of the membranes that surround the fetus can be removed. This membrane sample is made of cells that are genetically identical to those of the fetus. These cells can be karyotyped and tested within a day. The procedure can be done after only 9 weeks of pregnancy. एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो एमनियोसेंटेसिस में क्या है। एमनियोसेंटेसिस अलाउज फॉर द ये जो है एमनियोसेंटेसिस और क्रॉनिक विलस सैंपलिंग
के बारे में बात करें, इम्यूनोसिंथेसिस अलाउज फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ जीन। ये जो है जीन एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर को डिस्कवर करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सराउंडिंग द फीटस इज केयरफुली, यहाँ से केयरफुली जो है सिरिंज के माध्यम से, नीडल और सिरिंज के माध्यम से यहाँ पर जो है ना फ्लूइड जो फीटस के अराउंड फ्लूइड है उसको कलेक्ट किया जाता है, then उस पर एग्जामिन किया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन से ये कलेक्ट किया जाता है। द फ्लूइड कंटेंट सेल्स, ये फ्लूइड जो है करता है रखता है सेल्स सीड बाय डेवलपिंग फीटस, सेल्स सेड बाय द डेवलपिंग फीटस का इसमें सेल्स रहता है। दिस सेल्स कैन बी ग्रोन इन अ स्टाइल कंटेनर, ये जो है स्टाइल कंटेनर में फिर इसको ग्रो किया जाता है अंटिल देयर आर इनफ फॉर देम, जब इसे पीसीआर मेथड टाइप से इसको जो है ऑफ देम कंटेनर until they are enough for the of them to prepare a karyotype, जब तक ये karyotype के लिए जो हम लोगों के लिए प्रॉपर मतलब जितना हमें चाहिए उतना अवेलेबल नहीं हो जाता है, तब तक इसको पीसीआर टेक्निक के थ्रू इसको डेवलप किया जाता है स्टाइल मीडिया में। एमनियोसेंटेसिस इज परफॉर्म्ड रूटीनली ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, ये जो एमनियोसेंटेसिस इज परफॉर्म जो होता है रूटीनली प्रेग्नेंट फीमेल हु ओवर 35, वो आर ओवर 35, जो 35 ईयर से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें एमनियोसेंटेसिस जो है रूटीनली, जो उसका एक रूटीन है उस बेसिस पर इसको किया जाता है। दिस वुमन हैव अ हायर रिस्क, और इस वुमन को के पास ज़्यादा हायर रिस्क होता है हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, और जो होता है 35 साल की फीमेल, उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि उससे जो है ना डाउन सिंड्रोम देखने को मिले। एमनियोसेंटेसिस कैन बी परफॉर्म्ड अंटिल द 4th और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एमनियोसेंटेसिस जो है एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट बी, ये जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है जब तक कि 4 या 5 महीने का प्रेगनेंसी ना हो। तो chronic venous sampling or CVS provides much. Chorionic villus sampling, or CVS, provides much of the same information as amniocentesis. In CVS, a small piece of one of the membranes that surround the fetus can be removed. This membrane sample is made of cells that are genetically identical to those of the fetus. These cells can be karyotyped and tested within a day. The procedure can be done after only 9 weeks of pregnancy. अब क्रोनिक विलस सैम्पलिंग इम्यूनिक तो मैंने अपने पढ़ लिया। अब उसके बाद एमनियोसेंटेसिस के बाद क्रोनिक विलस सैम्पलिंग के बारे में स्टडी करना होता है। से इसको क्रोनिक विलस सैम्पलिंग को CVS से डिनर प्रोवाइड्स मच ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन एज इम्यूनोसेंटेसिस, ये प्रोवाइड करता है इम्यूनोसेंटेसिस के जैसा ही। इन CVS स्मॉल पीस ऑफ वन ऑफ द मेम्ब्रेन, उसमें से स्मॉल पीस ऑफ द वन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द फीटस बाय रिमूव्ड, और जो फीटस को सराउंड करता है उसको रिमूव किया जाता है मेम्ब्रेन को। दिस मेम्ब्रेन सैंपल इज मेड अप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स, ये मेम्ब्रेन जो है वो मेड अप ऑफ सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द फीटस, जो कि आइडेंटिकल होता है, जो कि फीटस और ये जो मेम्ब्रेन है दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है, और दोनों में सेम ही सेल्स पाया जाए। दिस सेल्स कैन बी कैरियोटाइप्ड, और ये सेल को कैरियोटाइप्ड किया जाता है एंड टेस्टेड विद इन अ डे, और उसको उसी दिन उसमें टेस्ट किया जाता है। द प्रोसीजर कैन बी डन आफ्टर ओनली 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रोसीजर क्रोनिक जो है 4 या 5 वीक में, तो एमनियोसेंटेसिस 4 और 5 मंथ के आसपास में तो हमें एमनियोसेंटेसिस करना होता है। ऑन द 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी हमें ये 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी हमें क्रोनिक विलस सैम्पलिंग करना पड़ता है। यहाँ पर एक क्रोनिक विलस जो है 9th वीक में कंडक्ट कर सकते हैं, 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, जबकि एमनियोसेंटेसिस आप देख सकते हैं 4th या 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में करना होता है। तो एमनियोसेंटेसिस से पहले जो है हम क्रोनिक विलस सैम्पलिंग कर सकते हैं ना। उसके बाद